नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है लाडली पर लड़ाई क्यों। आखिर क्यों लाडलियों को लेकर लड़ाई छिड़ी है। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस नारी न्याय आंदोलन शुरू करने जा रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि प्रदेश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, लाडलियों के नाम पर योजनाओं से काटे जा रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की आदत है विरोध करने की, इसलिए उसे हर चीज़ गलत ही नज़र आती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आंदोलन के सहारे फिर महिला वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। क्या न्याय दिलाने के नाम पर वो सियासी नैरेटिव सेट कर रही है। सवाल तो ये भी, क्या ये आंदोलन बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगा। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। महिला कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 29 अगस्त से शुरू होगा नारी न्याय आंदोलन। लगातार आधी आबादी को साधने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस अब नारी न्याय आंदोलन मध्य प्रदेश में शुरू करने जा रही है। 29 अगस्त को राजधानी भोपाल से इसकी शुरुआत होगी। महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन गांव-गांव तक किया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये आंदोलन वाकई में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हो रहा है या फिर कांग्रेस हर बात का विरोध करके इस वर्ग को लुभाना चाहती है। लाडली बहना योजना को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इनकी संख्या कम हो रही है और सरकार इनको नहीं बढ़ा रही है। लेकिन जो पात्र होगा उसे ही इसका फायदा मिलेगा। तो क्या कांग्रेस अपात्रों को भी इसमें शामिल करवाना चाहती है। खैर, नारी न्याय आंदोलन को लेकर कांग्रेस का क्या तर्क है वो जान लीजिए। देखिए, आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है। सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं और इसी तरह से आरक्षण विधेयक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद में पास कर लिया है, वो भी कब लागू होगा उसकी कोई पता नहीं है। आज लाडली बहना में से लाखों महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं, तो ये नाम काटना बंद करके इसमें बांटा ना जाए, सभी महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिले। इस आंदोलन के साथ साथ महिला कांग्रेस सदन में महिलाओं के 33% आरक्षण और महिलाओं के समान सामाजिक अधिकारों की भी मांग करेगी। वहीं बीजेपी अब इस आंदोलन को लेकर तंज कस रही है और कह रही है कि महिलाओं के साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस आज न्याय की बात कर रही है। बीजेपी ने तो आधी आबादी के सहारे कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी महिलाओं के नाम पर नाटक नौटंकी करने निकल रही है। कांग्रेस कार्यालय में जब महिला पदाधिकारियों को धक्के देकर मारपीट करके निकाला जाता है, तभी कांग्रेस की नेत्रियां कहाँ रहती हैं। जब जीतू पटवारी महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं, तब ये महिला नेत्रियां सामने नहीं आती हैं। बंगाल में एक बहन के ऊपर अत्याचार होता है, तब कांग्रेस की नेत्रियां सामने नहीं आती हैं। ये कांग्रेस की नेत्रियां केवल नाटक नौटंकी कर रही हैं। याद हो तो करीब 1 महीने पहले कांग्रेस की बैठक में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और कांग्रेस नेता मधु शर्मा में जमकर तू मैं हो गई थी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो कांग्रेस अपने नेताओं को न्याय नहीं दिला पाई, वो कांग्रेस नारी को न्याय दिलाने के नाम पर क्या अपना सियासी उल्लू सीधा करने में जुटी है। खैर, हर चुनाव में आधी आबादी कांग्रेस की हार के लिए सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि इस आंदोलन से वो महिला वर्ग को कितना साथ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता फराह मुनीर खान, वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। महिला कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है और गंभीर आरोप लगा रही है कि अत्याचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। महिला अत्याचार में महिला आरक्षण लागू नहीं किया है आपने, सिर्फ वादे किए हैं, और लाडली बहना योजना से नाम काटे जा रहे हैं। ये 3 बड़े आरोप हैं, दीजिए जवाब। जी नमस्कार ब्रजेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए।
जी देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कांग्रेस पार्टी की नेत्रियां कि जो ये आज नारी न्याय की बात कर रही हैं, तो इन्होंने अपनी पार्टी की नेत्रियों को कितना न्याय दिला पाया? राधिका घिरा जी को कितना न्याय मिला? स्वाति मालीवाल जी को कितना न्याय मिला? और जब ये नारी न्याय की बात करती हैं तो ये भूल जाती हैं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो संदेश खाली का कभी जिक्र भी नहीं करती। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कोलकाता रेप केस पर मुंह बंद करके मौन सा, जिसके अलायंस के नेता, सपा के नेता ने एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम किया। तो कांग्रेस पार्टी को तब नारी न्याय क्यों नहीं याद आता है? कांग्रेस पार्टी नारी न्याय की बात तो करती है, पर अपनी ही पार्टी की नेत्रियों को इनकी पार्टी की महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चप्पल मारकर इनके कार्यालय से बाहर भगाने की बात करती हैं। इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कभी रस ढूंढने की बात करते हैं, कभी चाशनी ढूंढने की बात करते हैं। इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि महिलाएं टंचमाल और आइटम होती हैं अपनी ही पार्टी की नेत्रियों के बारे में, और बाद में कहते हैं वो मेरी पुत्री समान है। तो ये तो इनकी पार्टी का चरित्र है, ये इतना नारी सम्मान इनकी पार्टी के लोगों के अंदर है। अब ये लोग क्या नारी को न्याय दिलाएंगे? नारी न्याय की बात बस करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नारी को न्याय दिलाने की बात नहीं की है, नारी का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की काम किया है। अगर हम बात करें तो आज आप देखिए कि राजनीति में जो महिलाएं हैं, हमने उनके लिए आरक्षण लाया। आज 33% आरक्षण विभिन्न विभागों में हम मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, वन विभाग को छोड़कर। 44 लाख को मातृ वंदन योजना का फायदा मिल रहा है। 1.25 लाख से ज्यादा लाडली बहनाएं हैं। 3 तलाक किसने खत्म किया? हमने खत्म किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज हमने जहरीले धुएं से बहनों को राहत पहुंचाई है और 11 करोड़ फायदा मिल रहा है। हमने 11 लाख शौचालय का निर्माण किया है। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात की है, जिसमें से 1 करोड़ का डेटा ऑफिशियल है ब्रजेश जी। द्रोण दीदी की भी हम बात करते हैं। एनडीए में हम सेना में परमानेंट कमीशन की बात करते हैं, एनडीए में महिलाओं को डायरेक्ट प्रवेश कराने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि कांग्रेस के जमाने में ये बिल आ चुका था और इनकी पार्टी चाहती, लेकिन वो तो आपने तमाम तरह की योजनाओं का लाभ गिना दिया। इसके बावजूद वो आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अत्याचार में नंबर 1 है, महिला अत्याचार में। इसके लिए क्या किया आपने? कह रहे महिला थाने खोलिए, चौकियां खोलिए। देखिए आपने देखा है कि जैसे कि मैंने कहा कि हमने विभिन्न विभागों में अगर भर्ती की शुरुआत की है, तो पुलिस विभाग में भी 33% का आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं। आपने देखा कि आज ही एक खबर मैंने सुबह पढ़ी थी एक अखबार में कि पचमढ़ी में अब महिलाएं होटलों का संचालन करेंगी। वहां पर गाइड और वहां पर सफारी कराने वाली जो लोग हैं, उनमें से महिलाएं अधिकतर कार्य कर रही हैं। और वहां परमानेंटली ये रूल आ रहा है कि वहां पर होटलों का संचालन महिलाओं द्वारा कराया जाएगा। तो ये तो आज आप देखिए, टोल पे चले जाइए, महिलाएं बैठे, तो कैसे ही कह सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? पुलिस विभाग में महिलाएं आपको मिलेंगी, नाइट ड्यूटी करते हुए मिलेंगी। मध्य प्रदेश जैसा सुरक्षित कौन सा राज्य होगा? आप बताइए कि होटलों का संचालन अगर महिलाएं कर रही हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं फराजी से। फराजी, माहौल इतना अच्छा है कि आपको टोल नाकों पे महिलाएं मिल जाएंगी, अब तो होटलों का संचालन भी करेंगी। वो कह रहे हैं अपनी महिला नेत्रियों को तो आप न्याय नहीं दिला पा रहे, दूसरों को न्याय दिलाने चले हैं। कोई रस ढूंढता है, कोई कुछ टंचमाल कहता है, तमाम तरह के आरोप लगते हैं। कोलकाता रेप पर आप कुछ बोलते नहीं हैं, संदेश खाली पे कुछ बोलते नहीं हैं। देखिए ब्रजेश जी, जैसे कि जुमलेबाज इनका शीर्ष नेतृत्व है, वैसे जुमलेबाज इनके सारे प्रवक्ता, कार्यकर्ता, नेता सारे जुमलेबाज हैं। इनसे ये रटे रटाया लेकर आ जाते, झूठे आंकड़े चैनल पर पेश करते। 33% ये पुलिस आरक्षण की बात कर रही हैं। ये एक जगह भी दिखा दे कहाँ 33% महिलाओं को पुलिस में आरक्षण है। तो यहाँ बैठकर झूठ बोलने से, झूठा प्रोपोगेंडा चलाने से कुछ नहीं होगा। ये उसी पार्टी से है जिस पार्टी की महिला मंडल की अध्यक्ष बाकायदा मीडिया के सामने वीडियो जारी करके ये बोलती है कि मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया गया है मेरे पार्षद और मेरे नेताओं के द्वारा।
कि मैं आत्महत्या करने को मजबूर हुई है। वही पार्टी है जिसकी सरकार में रीवा में 2 महिलाओं को जिंदा गड्ढे में गाड़ने की कोशिश की जाती है। ये वही पार्टी की नेत्री बात कर रही है जिसके खुद के नेता, खुद का पन्ना का नेता अपनी ही सगी 16 साल की बेटी का रेप करती है। वो इस तरह से दूसरों पर उंगलियां उठा रही है, कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है, अपनी नाकारा निकम्मी सरकार की करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मोदी जी ने कहा था महिला अपराध के खिलाफ अक्षम्य पाप, महिला अपराध अक्षम्य पाप है, लेकिन वही मोदी जी ब्रिजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश करते हैं जिनके ऊपर यौन शोषण के आरोप है। कुलदीप सेंगर से हम सब वाकिफ है, किस तरह उसने बलात्कार को न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि उस पीड़ित बच्ची के पूरे परिवार को नेस्तो नाबूद करने का काम किया। चिन्मयानंद एक अलग एग्जाम्पल है। राम रहीम, इनको हर बार चुनाव के लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो महिला उत्पीड़न के लिए जेल में बैठे हुए ऐसे लोगों को ये निकाल कर बाहर ले आते हैं। ये महिला उत्पीड़न की बात करते हैं, ये महिला अत्याचार की बात करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए मंत्री जी स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि इनको आप वोट दीजिए तो मुझे ताकत मिलेगी, एक बलात्कारी को वोट दिलवाकर इनको ताकत मिलेगी। अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और ना जाने कितने आशाराम बापू, पता नहीं कितने बलात्कारियों के ये समर्थक हैं और ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और ये बात करते हैं महिलाओं की बात। तो अब जो आप पे आरोप लगे उनका भी तो जवाब दे दीजिए। मैं उसका ही जवाब दे रही हूँ। उंगली उठाते हैं कांग्रेस पे। महिलाओं को जितने भी अधिकार दिए हैं, अगर आप भी आज यहाँ बैठकर टीवी पर डिबेट कर रही हैं, बात कर पा रही हैं, अपनी बात रख पा रही हैं, तो ये अधिकार भी आपको कांग्रेस पार्टी ने दिया है। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और जो ऑफिस के लिए एक्ट बनाया, जो ऑफिस कार्यालयों में जो महिलाओं के साथ शोषण होता था उसके लिए एक्ट बनाने का काम हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, जितने भी अधिकार दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिए। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को महिला अपराध में नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी, 1.5 साल वो सरकार चली और 1.5 साल के अंदर ही हम 6 नंबर पर पहुंचा दिया था हमने महिला अपराध का। आप आंकड़े डेटा चेक कर लें अच्छे से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस इस तरह झूठा प्रोपोगेंडा, रटी रटाई बातें, ये योजना वो योजना, इतने लाख का योगदान, इतने लाख का अनुदान, ये सब बोलने से नहीं होता है। आप जरा जाकर अपने मुख्यमंत्री के कार्यालय में तब ये भी तो बता दीजिए जो आपके नेताओं पर आरोप लगाया उनका भी तो जवाब दे दीजिए। मैंने इनके नेताओं के लिए उनके आप जवाब दे लीजिए। ब्रिजभूषण सिंह को क्यों बचा के रखा हुआ है, क्यों उसको नहीं हटाया? तो उनकी बारी आएगी तो उनसे जवाब ले लूंगा ना। उन्होंने आरोप लगाए थे, पहले उनकी बारी आई थी, तो अब उनके आप जवाब दे दीजिए ना। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये बंगाल पहुंच गई, ये पता नहीं कहाँ पहुंच गई, लेकिन मणिपुर का माँ इनके मुंह से नहीं निकलता है कभी। ये सारे स्टेट घूम के आ जाते हैं, लेकिन मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा घुमाया गया, और तो और एक ऐसी महिलाओं को नंगा घुमाया गया जिसके पति ने कारगिल वॉर में अपने देश के लिए सुरक्षा का काम किया हो, उसकी बीवी को नंगा घुमाया गया और उसको रोकर कहना पड़ा कि मैंने देश की रक्षा की लेकिन मेरी पत्नी की रक्षा में नहीं कर पाया। इस पर इनके मुंह पर दही जम जाता है, ये कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि मणिपुर को ये इस देश का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। बिल्कुल, चलिए उनके मुंह में दही जम जाता है, आप तो बता दीजिए क्या बताना है। कि जो आप पे आरोप लगे थे आपके नेताओं पे, उनका भी एक लाइन में जवाब दे दीजिए। जो तमाम आरोप लगा गए, आपने उन पे आरोप लगा दिए, उनसे जवाब ले लेता हूँ। आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मोदी जी ने बोला बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अरे बेटी बचाओ, फिर रिपीट कर रही हैं आप। चलिए वंदना जी जवाब दे रही हैं, वंदना जी जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा कल्पना जी के पास। देखिए ब्रिजेश जी, पहली बात तो ये फरहाद जी को एक बहुत मेरी विनम्र फरहाद जी से एक विनती है कि राजनीति अपनी जगह है और ये शब्दों का जो चयन है, आप डिबेट में बैठी हुई हैं, आप एक प्रवक्ता हैं, आप एक महिला के लिए कम से कम इस तरह के नंगा और इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करके निर्वस्त्र इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती है। एक नारी होकर इस नारी के लिए इतने निर्लज्ज शब्दों का प्रयोग करना ये दर्शाता है क्या आपकी पार्टी की महिलाएं। फरहाद जी वो आपको शांति से सुन रही थी, अब आप भी सुन लीजिए, धैर्य तो रखिए थोड़ा। की बात की थी और आप एक महिला के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार के शब्द कैसे प्रयोग कर सकती है? आप एक बड़ी पार्टी की प्रवक्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हुआ है मैंने वही बताया है आपको, जो हुआ है वही बताया है। नंगा शब्द कोई गंदा शब्द नहीं है। एक बच्चा भी नंगा होता है, एक महिला भी नंगा हो सकती है, और नंगा करके ही घुमाया गया है। आपके राज्य में, आपकी सरकार में, वहाँ आप सरकार चलाते हैं, तो क्यों आप बंद करके? कि जीतू पटवारी जी ने एक बलात्कार
की जो बलात्कार की पीड़िता थी उसकी पहचान को उजागर किया। ये आप लोगों की नारी न्याय गारंटी है। में घुमाया गया, वही तो बोला मैंने। और क्या क्या गलत बोला मैंने इसमें? क्या गलत बोला? ये चलिए एक एक करके बोलिए। फराजी आ गई ना आपकी बात। आपके यहाँ नेता प्रतिपक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता है। एक एक करके बोलिए प्लीज। ऐसा व्यक्ति आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनकर बैठा हुआ है मध्य प्रदेश में। ये आपकी नारी न्याय गारंटी है? आप लोग नारी न्याय की बात करते हैं, जब आपकी चुनाव की सूची आती है लोकसभा चुनाव, यही आपने सिखाया अपनी पार्टी में, यही सिखाया जाता है। यही जो बैठकें होती हैं आपके यहाँ, झूठ फैलाओ, झूठा प्रोपेगेंडा चलाओ, झूठा प्रचार करो। चलिए वंदना जी, फराजी, चलिए लौट रहा हूँ मैं आप दोनों के पास, ठीक है। कल्पना जी, जगह और अपना क्षेत्र देखकर क्यों महिलाओं पर बातचीत की जाती, समग्र रूप से क्यों नहीं? महिलाओं पर यदि अत्याचार हो रहे हैं तो एक सुर में बात की जाए कि महिला अत्याचार रोकें। और लाडली बहनें यदि कम हो गई हैं तो क्या कांग्रेस ये चाहती है कि अपात्रों को भी लाभ मिल जाए? क्यों बार बार कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है क्या कांग्रेस, जो लगातार आंदोलन करती है? बिल्कुल ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि हम क्षेत्र देखकर बात क्यों करते हैं। मणिपुर में जो महिला है वो आपको महिला लगती है, पीड़ित लगती है, लेकिन जब कोलकाता की बात करी जाती है उस समय जिस तरह से राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं, मीडिया पर भड़कते हैं, मीडिया को कहते हैं कि आप गलत ट्रैक पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे मेरे टॉपिक से भटकने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है उस समय वो बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता था। राहुल गांधी उस महिला, उस बच्ची के प्रति भी उतनी संवेदना व्यक्त करते तो हम मानते कि कहीं ना कहीं वो एक समानता की बात करते हैं, लेकिन इस तरह का होता नहीं है। तो ये राजनीतिक पार्टियों का एक चरित्र हो गया है कि वो देश काल परिस्थिति या स्टेट वाइज या जगह की परिस्थिति के अनुसार अपना स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन एक चीज ब्रजेश जी जो बहुत दुखद है, जिस तरह से अभी फराजी ने कहा कि कांग्रेस आई, महिलाएं तब से पढ़ना शुरू हुई। महिलाएं हमारे देश की बहुत पहले से पढ़ती आई थी। उस समय ना भारतीय जनता पार्टी थी ना कांग्रेस थी, राजनीतिक पार्टियों का इस तरह का अस्तित्व नहीं था। हमारे देश की पुरानी इतिहास अगर उठा के देख लेती तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरह की बातें नहीं करती। कहीं ना कहीं महिलाओं के जब सम्मान की बात होती है तो हम सबको एक सुर में बात करने की आवश्यकता है, उनको सबल बनाने की बात करने की आवश्यकता है। फ्री में राशन देना, फ्री में सब चीजें, योजनाओं का लाभ दे देना, इनसे ऊपर उठकर जब हम महिलाओं के हित में बात करने लगेंगे, जब उनको हम समानता की बात करने लगेंगे, वो सेफ जोन में लेट नाइट से लेकर जब उनका मन करे वो जाकर काम कर सकेंगी, जब वो बेधड़ल्ले से कहीं भी आ जा सकेंगी, ऐसे दिन का इंतजार करने की आवश्यकता है जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर सिर्फ छीटाकसी करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो समय आ गया है जब सारी राजनीतिक पार्टियों को एक सुर में बात करने की आवश्यकता है। 33% आरक्षण की बात करते हैं या अन्य बातें की जाती हैं, महिलाएं आज जहां तक भी पहुंची हैं वो अपनी योग्यता के दम पर पहुंची हैं। आज ही आपने एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें पुरुषों को नौकरियों में कहीं ना कहीं कमी आ रही है क्योंकि महिलाएं आगे निकल गई। उसका एक रीजन है क्योंकि महिलाएं पढ़ने ज्यादा लगी हैं। महिलाएं सबल बनने के लिए उनको घर में लाख बंदिशें सही, लेकिन वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए हर तरह की हर परिस्थितियों का सामना करने लगी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश जी, जब हम महिलाओं को छोटा बताने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले उन महिलाओं के बारे में भी हमें बात करने की आवश्यकता है कि आज जो महिलाएं हैं वो अपने दम पर हैं। तो फराजी, महिलाओं को सियासी नजरिए से क्यों देखना? महिला तो पहले से सक्षम है। यदि आप कोलकाता में सियासी नजरिए से देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। एक सुर में बोलना चाहिए ना, कहीं भी किसी भी महिला पे अत्याचार हो सामान्यता से बात करनी चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन आपने क्योंकि पहले वंदना जी से पूछा और वंदना जी ने कोलकाता का एग्जाम्पल दिया, लेकिन मणिपुर का भूल गई, वो अपने ही नेताओं का भूल गई, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल के नाम। कल्पना जी कोई पार्टी से नहीं है फराजी, मैं आपको करेक्शन करना दूंगा कि वो वरिष्ठ पत्रकार है। उन्होंने किसी आप पे नहीं बोला है, उन्होंने कहा किसी भी राजनीतिक दल को महिलाओं को लेकर सियासत के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आप डिबेट मत करिए मुझसे, मैं वंदना त्रिपाठी की बीजेपी प्रवक्ता की बात कर रही हूँ, मैंने कल्पना जी की बात नहीं की। अभी तो कल्पना जी ने कहा ना, अभी तो मैं कल्पना जी का जवाब चाह रहा हूँ आपसे कि एक नजरिए से देखो ना, अलग अलग नजरिए से क्यों देख रहे हैं? वंदना जी बोला, मैंने वंदना त्रिपाठी का नाम। चलिए ठीक है, हाँ
बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। जी सुनाई दे रहा है तो जो आपके दिमाग में आपको वही सुनाई देगा। अरे मेरे दिमाग पे मत जाइए, मेरा दिमाग मैं अच्छे से चला लेता हूँ, आप अपने दिमाग पर कंट्रोल करिए। और किस तरफ चलाते हैं वो मैं आपकी डिबेट में अच्छे से कई बार बैठ चुकी हूँ। अब मैं कल्पना जी की बात का जवाब दे दूं कि वो बोल रही है कि पहले से राजा महाराजाओं के टाइम से महिलाओं की पढ़ती आ रही है, शिक्षा लेती आ रही है। बिल्कुल लेती आ रही है, लेकिन जब देश आजाद हुआ, जब कांग्रेस ने बागडोर संभाली तो सारे स्कूल विश्वविद्यालय सारी चीजें बनाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया ना। सारे जो अधिकार महिलाओं को दिए, यौन उत्पीड़न के जो एक्ट बने, कार्यालयों में जो एक्ट बने, जितने भी अधिकार दिए, ये सारे तो महिलाओं के पक्ष में जितनी भी योजनाएं आई वो महिलाओं की कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई। अब जो सत्ता में वो उन्हीं योजनाओं को नाम बदल कर अपना नाम कर ले तो वो 100 बार कर ले, इससे सच्चाई नहीं बदलने वाली है। मैंने ये बिल्कुल नहीं किया कहा कि महिलाएं कमजोर है, इस तरह के आरोप लगाना, किसी पार्टी के पक्ष में बोलना और दूसरी पार्टी के लिए इस तरह के आरोप लगाना कि महिलाओं को कमजोर बताना, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। सबसे पहले महिला उनका ये कहना था कि इतिहास देखेंगे आप तो महिलाएं सक्षम है पहले से। फराजी, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो चाहे दुर्गावती हो, वो उनका ये अभिप्राय था, आप दूसरी जगह ले गई। जी जी बन्ना जी, क्या बोल रहे थे? उनका अभिप्राय ये था कि महिलाएं पहले से सक्षम है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई को ले लो, दुर्गाबाई को ले लो, कमजोर नहीं है आज की स्थिति में। आपको मालूम है आज रिपोर्टिंग जो पूरे देश में 86 महिलाओं की जो रिपोर्टेड रेप केस है वो 86 है, सिर्फ रिपोर्टेड, और जो रिपोर्ट नहीं हो तो वो तो पता नहीं कितने ज्यादा है। तो इस पर हम बात कर रहे हैं तो उसको ये देखना कि महिलाओं को कमजोर बताने का हमने तो ये बात नहीं की। हमेशा महिला आरक्षण की बात हमने ही की है, महिलाओं को चुनाव अच्छी बात है, लेकिन क्षेत्र देख के सियासत के हिसाब से क्यों विरोध करना? आप तो समानता की बात करते हैं ना, तो सब जगह यदि अत्याचार हो रहा महिला पे तो एक जगह चुप क्यों रहना? मैं आप सवाल आपसे भी है, मैं बीजेपी से भी करूंगा, एक जगह क्यों चुप रहना? सबको समानता से रूबरू, अत्याचार अत्याचार है। हम चुप नहीं है, हम हर जगह के लिए आवाज उठाते हैं, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए कि मनमोहन सरकार में कितने लोगों को, हमारे जो नेताओं अगर कोई ऐसे काम में लिप्त पाए गए तो उनको भी सजा दी गई, उनको पार्टी से बाहर भी निकाला गया। लेकिन ये क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वो गुजरात वाली वो लड़की का नाम मैं भूल रही हूँ, बानो, कौन सी बानो, जिसके 11 लोगों ने रेप किया था, उनको ये मालाएं पहनाते हैं। बीजेपी वाले उनको रिहा कराते हैं और चुनाव के ठीक पहले और उनको मालाओं से स्वागत करते हैं। नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है। और ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। हम तो महिलाओं को तीर्थ दर्शन कराते हैं और महरम प्रथा बंद करके फराजी, फिर आप मुझसे कहेंगी कि इधर उधर चला जाता हूं मैं, तो तंदूर भी चलाते हैं आपके यहाँ। तो अभी राजस्थान में भी लड़की को जिंदा जला दिया था। वही तो मैं कह रहा हूँ, चीन चीन कर क्यों देखना? महिला अत्याचार मतलब महिला अत्याचार किसी की भी सरकार में हो, एक्शन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए उसका। मैं वही कह रही हूँ, तो वही तो मैं आपको बता रही हूँ, वही मैं हमारी चलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर यदि देश में कहीं भी महिला पर अत्याचार हो रहा है तो उसको सियासत के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, उसे समग्र नज़रिए से देखना चाहिए कि अत्याचार हो क्यों रहा है। अपना पराया यहाँ नहीं होना चाहिए। यदि कोलकाता में रेप हुआ है तो उसका भी विरोध होना चाहिए, मणिपुर में हुआ है तो उसका भी विरोध होना चाहिए। लेकिन सियासतदार हैं, अपने अपने नफ़ा नुकसान के हिसाब से विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।